Okay, good morning everyone. तो last class में as we have already seen this example number 12. In this what we were taught that when we need to apply some mathematical function to the list, so we have to use what? So we have to use an NP array for that. All right, like used here. ये जो कॉन्ट्री वन इज इक्वल्स टू एन पी एरे लिखा हुआ है, ये इसीलिए यूज़ किया क्योंकि अगर ये ना लिखकर सीधे लिस्ट बनाते और मल्टीप्लाई बाय टू करते तो आंसर क्या आता? तो आंसर कुछ इस तरीके का आता, ये ऐसा। मतलब कि वही वैल्यू दो बार टू इंटू, और वो वैल्यूज लिखते तो टू इंटू, जैसे 9 10 11 12 9 10 11 12, जैसे यहाँ पर टू इंटू LIST था, तो यहाँ पर क्या हो गया 9 10 11 10 9 10 11 12। ये कब हुआ? जब आपने डेटा जो था वो लिस्ट के फॉर्म में स्टोर किया था। अब लिस्ट के साथ क्या होता है, लिस्ट के साथ आपका ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है वो चलता नहीं है ना। ये रेप्लिकेशन ऑपरेटर जो होता है वो इसके साथ चलता नहीं है, लिस्ट के साथ। तो उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर क्या बोला गया कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो आप लोगों को यहाँ पर इसको NP एरे में इनपुट करना पड़ेगा। जब आप इसको NP एरे में इनपुट करेंगे तो आप देखेंगे कि अब अगर इसके बाद आप कोई भी कॉन्ट्री इंटू टू या कोई भी फंक्शन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके NP एरे की वैल्यूज़ को डबल कर कर यहाँ पर वो इनपुट कर देगा, जैसा कि इसने यहाँ पर किया है ना। क्योंकि ऊपर आप देखो वैल्यूज़ क्या थी, तो जो ऊपर वैल्यूज़ थी वो थी 6700, तो उसका डबल हो गया, 6200 तो उसका डबल हो गया। तो ये जो वैल्यूज़ 5600 5000 और 5200, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर वो वैल्यूज़ का डबल होकर यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। कब आया? जब आपने इसको NP एरे के अंदर स्टोर किया। अगर आप इसको NP एरे के अंदर स्टोर नहीं करते, सिंपली लिस्ट में स्टोर करते कुछ इस तरह से, तो आपका आउटपुट इस तरीके से नहीं आ पाता। ऑलराइट, तो ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लास में। तो अब आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, तो आज की क्लास में अब हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे जो कि है सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब हम एक चीज़ सीख गए कि सीरीज ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, सारी चीज़ें अब हम समझ चुके हैं। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर अब हमको देखना है कि ये जो सीरीज के ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट करे, इन ऑब्जेक्ट्स पे और कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अब हम देखने वाले हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है? तो एट्रीब्यूट सिंपली हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज, है ना। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई की जा सकती है इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, वो अब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जब इसको देखोगे, थोड़ा सा मैं रीड करके बताता हूँ। व्हेन यू क्रिएट अ सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट, ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट इज अवेलेबल थ्रू एट्रीब्यूट्स। इनका कहने का मतलब ये है कि जब कभी आप कोई सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास रहती है, पर उनको एक्सेस करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन चीज़ों को एक्सेस करने के लिए आप लोगों को एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स कैसे एक्सेस करते हैं, तो एट्रीब्यूट्स एक्सेस करने का तरीका, आपके ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट लगा के जो भी एट्रीब्यूट आपको यूज़ करना है वो, ये इसको यूज़ करने का तरीका होता है। ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट लगाकर जो भी एट्रीब्यूट आपको यूज़ करना है। अब जो भी एट्रीब्यूट यूज़ करना है मतलब क्या होते, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये देखो, ये कुछ एट्रीब्यूट्स इन्होंने हमको यहाँ पर बता रखे हैं कि ये होते हैं एट्रीब्यूट्स। ये आप देखो यहाँ पर देखते हैं हम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स बताए हुए हैं। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हाँ सर। हाँ, ठीक है। यस सर। वो वाईफाई डिस्कनेक्ट हुआ था, आई थॉट कि कनेक्शन ना चला गया। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, तो एक है डॉट इंडेक्स, वैल्यूज, डी टाइप, शेप, एन बाइट्स, एन डिम, साइज, आइटम साइज, हैज़ नैंस, एम्प्टी। ये कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। इनके नाम को अगर हम देखें तो हम इनके नाम से ही इजीली समझ सकते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। जैसे कि मैं अगर सबसे पहले वाले एट्रीब्यूट की बात करूँ तो वो है इंडेक्स एट्रीब्यूट। अब इंडेक्स एट्रीब्यूट क्या करेगा, तो आपको बताएगा कि आपके इंडेक्स में क्या क्या वैल्यूज़ हैं।
ठीक है। वैल्यूज एट्रीब्यूट क्या करेगा, तो वैल्यूज एट्रीब्यूट बताएगा आपके डेटा में कितनी वैल्यूज है ना, इंडेक्स और डेटा दो ही चीज़ आप इनपुट करते हो ना, तो वैल्यूज ये बताएगा कि क्या क्या डेटा आपने इनपुट किया हुआ है। ठीक है। तीसरा है डी टाइप। डी टाइप बताएगा आप जिस ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी निकालना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे OBJ1 OBJ2 OBJ3 OBJ4 जो भी आप लिखेंगे यहाँ पर, तो उस ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्या है वो आपको यहाँ से पता चलेगा। उसके बाद शेप ऑफ द एट्रीब्यूट, तो यहाँ पर वो बताएगा कि आपके एट्रीब्यूट आपके ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, मतलब कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अगर वो पता करना है तो आपको इस शेप एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको आपके ऑब्जेक्ट में कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई हो रही हैं तो वो पता करना है तो आपको n बाइट्स नाम का एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको डायमेंशंस पता करना है कि कितने डायमेंशन का आपका ये ऑब्जेक्ट है, तो डायमेंशंस पता करने के लिए आपको n dim नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है साइज़। आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, जैसे कि फ्लोट का डेटा है तो फ्लोट का डेटा है तो फ्लोट 32 होता है और फ्लोट 64 होता है। फ्लोट 32 4 बाइट का, फ्लोट 64 8 बाइट का। तो ऐसे आप लोगों को साइज़ पता करना है तो यहाँ पर आप डॉट साइज एट्रीब्यूट लगाकर उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का आप साइज़ पता कर सकते हो। पर ये तो ठीक है कि पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का साइज़ तो पता कर लिया, पर आपको अगर उसके अंदर के किसी एक डेटा आइटम का साइज़ पता करना है तो कैसे करोगे, तो उसके लिए दिया हुआ है आइटम साइज। ठीक है। अब एक और चीज़ हमने देखी थी NaN, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉट अ नंबर। NaN कब यूज़ करते हैं, जब कोई वैल्यू मिसिंग होती है, जब हमारे पास कोई डेटा नहीं होता है तो उस केस में हम NaN वहाँ पर लिख देते हैं उसको ब्लैंक छोड़ने की बजाय। तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है जिसमें लिखा हुआ है हैज़ नेंस। इसका मतलब ये है अगर आप ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये यहाँ पर आंसर रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स में, और ये बताएगा कि आपने जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उस ऑब्जेक्ट में नैन वैल्यू है या नहीं। सिंपली ट्रू या फॉल्स में वो आउटपुट जनरेट करेगा। आखिरी जो है वो है एम्प्टी। एम्प्टी मतलब क्या, तो आप अगर यहाँ पे लिखो obj.empty, जैसे मैं ऐसा लिख दूँ, तो वो ये बताएगा कि ये जो obj नाम का मैंने सीरीज ऑब्जेक्ट बनाया है, इस डेटा स्ट्रक्चर में कोई डेटा है कि ये पूरी खाली सीरीज़ है। अगर खाली सीरीज़ होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और उसमें कुछ भी डेटा होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर obj.empty फंक्शन इस तरीके से वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने हमको ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को एक एक करके एक्सप्लेन किया हुआ है। एक साथ दो दो तीन तीन एट्रीब्यूट्स भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, इसलिए जल्दी कवर हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहला वाला हमारा। सबसे पहला जो ए है, इस ए में हमको देखो ये जो ए नंबर डला हुआ है, ए में हमको यहाँ पर बताया है कि इंडेक्स को कैसे, इंडेक्स एट्रीब्यूट को कैसे यूज़ करना है और वैल्यूज़ एट्रीब्यूट को कैसे यूज़ करना है, किसके लिए, सीरीज़ ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है। तो अब इस सीरीज़ ऑब्जेक्ट के लिए हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे इंडेक्स वाला जो एरे है उसमें क्या वैल्यूज़ हैं और हमारा डेटा वाला जो एरे है उसमें क्या वैल्यूज़ हैं। वो वैल्यूज़ पता करने के लिए इन्होंने हमको यहाँ पर ये एक एट्रीब्यूट यहाँ पर बताया हुआ है। चलिए थोड़ा सा समझने की इसको कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा 1 मिनट जूम इन करता हूँ। ये देखिए, चलो देखते हैं पहला वाला एग्जाम्पल, obj5.index। अब इन्होंने लिख दिया obj5.index। पहले तो अपन पता करें कि obj5 है क्या। ठीक है। 1 मिनट, किसी ने ज्वाइन किया है, मेरे को उनको ज्वाइन कर लेने दो, डिम्पल। ठीक है। देखो obj5 यहाँ पर लिखा हुआ है, obj5 है क्या, पहले तो हम ये पता करते हैं। मैं पिछली स्लाइड पे जाता हूँ और यहाँ पर चेक करता हूँ कि obj5 के अंदर जो वो वैल्यूज़ दे रहा है वो है कहाँ पर। ये देखो, ये यहाँ पर obj5 नाम का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में देखो वैल्यूज़ क्या क्या हैं, पहले तो उसको समझो। इसमें वैल्यूज़ हैं, इंडेक्स के अंदर दिया हुआ है जैन, फेब, मार्च और अप्रैल। ठीक है। ये इंडेक्स वैल्यू है और इसकी जो डेटा वैल्यू है, डेटा वैल्यू क्या दी हुई है, 31 28 31 30। ये वैल्यूज़ यहाँ पर इन्होंने दे रखी हैं। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, वापस से हमारी पिछली जो स्क्रीन पे थे हम उस पर जाते हैं। हाँ, ये देखो आ गए अपन यहाँ पर। अब बात समझना आप लोग, यहाँ पर इन्होंने लगाया, 1 मिनट क्या हुआ सर, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। आप लोग हैं,
यस सर है सर। हाँ ठीक है, चलो ठीक, ओके ओके ओके। obj 5 डॉट इंडेक्स फंक्शन लगाया, जैसे ही मैंने obj 5 डॉट इंडेक्स फंक्शन लगाकर एंटर दबाया तो मेरे को पाइथन ने क्या आउटपुट जनरेट करके दिया उसको थोड़ा सा समझो। उसने यहाँ पर लिख के दिया इंडेक्स, फंक्शन का ब्रैकेट लगाया और उसके अंदर जो भी लिस्ट वैल्यू थी वो इसने जनरेट कर दी। कौन कौन सी? जनवरी, फरवरी, मार्च। अब यहाँ पर आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि जब हम लिस्टिंग जनरेट करने की कोशिश करते हैं, इंडेक्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा हमने देखा है कि ये उस ऑर्डर में नहीं आता है जिस ऑर्डर में हमने उसको लिखा है। तो ये एक पाइथन के साथ एक ड्रॉबैक है। हमने पिछले साल भी देखा था, हम जब इंडेक्स निकालने की कोशिश करते थे तो वो सेम ऑर्डर में नहीं आता था, वो रैंडम ऑर्डर में आता था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जब मैंने इंडेक्स फंक्शन, इंडेक्स एट्रीब्यूट, सॉरी फंक्शन नहीं, जब मैंने इंडेक्स एट्रीब्यूट लगाया तो यहाँ पर उसने इंडेक्स वैल्यू रिटर्न तो करी बट इट इज़ जनरेटेड इन द रैंडम ऑर्डर। यहाँ पर भी वो रैंडम ऑर्डर में ही जनरेट करता है। ये तो हो गया इंडेक्स। अगला क्या है हमारा? वैल्यूज़। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने obj डॉट वैल्यूज़ फंक्शन लगाया। अब जब obj डॉट वैल्यूज़ फंक्शन लगाया तो यहाँ पर वो क्या जनरेट करेगा? तो आपकी वैल्यूज़ जनरेट करेगा। तो यहाँ पर इसने 28, 31, 31 यहाँ पर वैल्यूज़ भी जनरेट करके दे दी। ठीक, तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ एट्रीब्यूट या इंडेक्स एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो। बहुत सिंपल था, इसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट ऐसा था नहीं जो हमको समझ में ना आए। काफ़ी बेसिक्स सी चीज़ थी यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा सा समझना। यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ, इसको देखो। यहाँ पर इन्होंने लिखा obj6 डॉट इंडेक्स। अब जैसे इन्होंने obj6 डॉट इंडेक्स लिखा तो यहाँ पर इसने इंडेक्स लिखने की बजाय क्या लिख दिया? अब रेंज इंडेक्स लिख दिया। ठीक है, अब ये रेंज इंडेक्स क्यों लिखा इसको थोड़ा सा अब हम समझने की कोशिश करते हैं। obj6 के अंदर वैल्यू क्या है? तो obj6 के अंदर वैल्यू है ये, देखो obj6 के अंदर ये वैल्यू है। तो obj6 कैसे बना है? obj6 इज इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज, जैसा हम लिखते हैं pd डॉट सीरीज फंक्शन, और उसके अंदर इन्होंने डेटा दे रखा है, इंडेक्स नहीं डाला है, डेटा दे रखा है। डेटा इज इक्वल्स टू np डॉट ए रेंज, और 11 से लेकर 25 और 3 का डिफरेंस। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? 11, 12 13 स्किप होगा 14, 15 16 स्किप होगा 17, 18 19 स्किप होगा 20, 21 22 स्किप होगा 23, है ना? तो ये वैल्यू यहाँ पर आने वाली है। बट क्या आपने यहाँ पर इंडेक्स की बात करी? नहीं करी। जब आपने इंडेक्स की बात नहीं करी तो डेफिनेटली आपका इंडेक्स भी क्या होगा? तो यहाँ पर इन्होंने वही इंडेक्स के बारे में इन्होंने बता रखा है कि जब आप इस तरीके से लिखते हो तो इंडेक्स भी आपका क्या होने वाला है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगी वही आपका इंडेक्स होगा। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0 1 2 3 4 5 6 7, जो भी आपकी वैल्यू जहाँ तक जाएगी तो ये आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, वाईफाई कुछ इशू फेस कर रहा है। हाँ, तो ये आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जो आपका इंडेक्स होगा वो भी क्या होगा? इसी ऑर्डर में होगा, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर कोई इंडेक्स तो डिफाइन किया नहीं था। तो यहाँ पर इसने क्या किया, जब आपने इसका आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करी तो देखो इन्होंने भी, जब आपने वहाँ पर अरेंज फंक्शन लगाया तो इन्होंने भी यहाँ पर आपको आउटपुट रेंज के फॉर्म में ही दिया है। रेंज इंडेक्स लिख दिया, स्टार्ट वैल्यू 0 है, स्टॉप वैल्यू 5 है, और स्टेप कितनी बनेगी? एक एक करके ही बनेगी, क्योंकि डेटा में आपने वो एट्रीब्यूट डाला है, डेटा में आपने वो प्रॉपर्टी डाली है कि जहाँ पर आप उसको 3 से बढ़ा रहे हो। बट इंडेक्स तो कभी ऑटोमेटिकली 3 से बढ़ता नहीं जब तक आप नहीं बोलते। तो यहाँ पर इंडेक्स तो उसी ऑर्डर में रहेगा, 0 से लेकर 5 तक, 0 1 2 3 4 एक के डिफरेंस है। अगला देखो obj7। अब यहाँ पर obj7 डॉट इंडेक्स फंक्शन लगा दिया। तो अब इस obj7 के अंदर क्या वैल्यू है? तो देखो obj7 के अंदर वैल्यू है pd डॉट सीरीज फंक्शन, और pd डॉट सीरीज फंक्शन के अंदर यहाँ पर इन्होंने वैल्यू डाल रखी है, इंडेक्स है a और डेटा है a इंटू 2। मतलब इंडेक्स अगर 1 है तो डेटा की वैल्यू क्या होगी? 1 इंटू 2 मतलब 2। इंडेक्स अगर 2 है तो डेटा की वैल्यू क्या होगी? 2 2 2 4, 3 होगी तो 6, 4 होगी तो 8, और 5 होगी तो 10। ये आपका इंडेक्स और डेटा का पूरा एक आउटपुट है जो ये obj7 जनरेट कर रहा है। obj7 को देखो, ये obj7 ये आउटपुट इस तरीके का आउटपुट जनरेट कर रहा है। बट यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ बता दी कि जो ये आपका a है,
ये ए की वैल्यू है 9, 10, 11, 12। जब आपके ओबीजे की वैल्यू है 9, 10, 11, 12, ठीक है, तो 9, 10, 11, 12 होने के कारण देखो मैं समझाता हूँ। 9, 10, 11, 12 है, तो इसका आउटपुट क्या होगा? 18, 20, 22, 24। ये आउटपुट आपका जनरेट होगा यहाँ पर, सिंपल है ना? तो यहाँ पर ये आउटपुट जनरेट होना है, जब हमको पता है कि आउटपुट जनरेट होना है, तो देखो इन्होंने इसका ये वैल्यूज़ का यूज़ करके और ये मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ करके यहाँ पर क्या आउटपुट जनरेट किया। तो यहाँ पर उसने क्या किया, देखो INT64 यहाँ पर जो वैल्यूज़ थी, यहाँ पर इसने वैल्यूज़ को इंटीजर माना क्योंकि ये 9, 10, 11, 12 है, और इसने जो आउटपुट जनरेट किया है वो जनरेट किया है INT64 इंडेक्स। अब INT64 इंडेक्स के बाद इसने इंडेक्स की वैल्यू लिख दी 9, 10, 11, 12। हाँ सर ये वाला फिर से बता दो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अरे यार मेरा नेट आज मेरे को परेशान कर रहा है। एक मिनट, मैं फिर से इसको क्लियर कर रहा हूँ। OBJ7 को मैं फिर से बता रहा हूँ। अभी आप लोगों को आवाज़ आ रही है? देखो यार, ये OBJ7 है। OBJ7 हमारा, पहले OBJ7 है क्या, हम पहले इसको समझते हैं। तो जो OBJ7 है वो किस तरीके से बना हुआ है? OBJ7 इसमें लगता नहीं। OBJ7 जो है इसमें देखो, यहाँ पर वैल्यूज़ पास हुई है PD डॉट सीरीज फंक्शन, इंडेक्स की वैल्यू है A और डेटा की वैल्यू है A इंटू 2। अब इंडेक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा डेटा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं पेन से लिख कर बताता हूँ, हाइलाइटर के लिखने की बजाय। मैंने यहाँ पर जैसे वैल्यू दी है 9, 10, 11, 12। अब 9, 10, 11, 12 अगर मैं वैल्यू यहाँ पर देता हूँ, तो इस 9, 10, 11, 12 वैल्यू देने पर जब मैं यहाँ पर इसका आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करूँ तो A इंटू 2 होगा, मतलब 9 इंटू 2 होगा, तो आंसर आएगा 18, इसका आएगा 20, इसका आएगा 22, इसका आएगा 24। यह आउटपुट जनरेट होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जब हम क्या कर रहे हैं, ये वाले डेटा को ले रहे हैं, तो पाइथन इसको पहले तो ये समझेगा कि ये क्या है। तो ये जो है ये आपकी एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, ये आपकी एक इंटीजर वैल्यू है। तो यहाँ पर पाइथन ने क्या किया, पाइथन ने ये बताया कि जब आप मैथमेटिकल फंक्शंस का इस्तेमाल करते हो, तो मैथमेटिकल फंक्शंस जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपका इंडेक्स फंक्शन कुछ इस तरीके का आउटपुट जनरेट करेगा, जो यहाँ पर हमको इन्होंने लिख कर बताया है। मेरा पेन नहीं वर्क करा, हाँ ये देखो, OBJ7 डॉट इंडेक्स जब हमने जनरेट किया तो उसने क्या कर दिया, INT64 जो कि उसकी वैल्यू थी वो इसने यहाँ पर लिख दी INT64, और उसके बाद 9, 10, 11, 12 जो कि आपका इंडेक्स था, और उसका डेटा टाइप यहाँ पर बता दिया। तो ये एक बार आप लोग क्या करना, ये जो टॉपिक है इसको एक बार आप लोग समझना, और फिर अपन इसको एक बार और डिस्कस करेंगे। अब अगर आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो अभी मैं 1 मिनट आगे बढ़ रहा हूँ अभी फ़िलहाल तो। इसके अगर कुछ डाउट्स हो तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ लेना। अभी के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और हम देखते हैं यहाँ पर B टॉपिक क्या दिया हुआ है। हाँ, अब देखो, अब आगे के जितने भी एग्जाम्पल्स होने वाले हैं, हमारे आगे के एग्जाम्पल्स के लिए हम इस OBJ2 और इस OBJ3 का ही इस्तेमाल करेंगे। हमारे अब जो सारे एट्रीब्यूट्स जिनको हम समझेंगे उनको हम इनसे समझेंगे, किन से, OBJ2 और OBJ3। OBJ2 में आप वैल्यूज़ एक बार चेक कर लो, OBJ2 में क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो OBJ2 के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 3.5, 5, 6.5, 8, ठीक है। तो ये रहेंगी आपकी वैल्यूज़ और ये रहेगा आपका इंडेक्स 0, 1, 2, 3। सिमिलरली जो आपका OBJ3 है वो OBJ3 की वैल्यूज़ भी आप एक बार देख लो। तो OBJ3 के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से हैं, 6.5, NP.9, 2.34। तो ये रहा आपका उसका आउटपुट, यहाँ भी इंडेक्स 0, 1, 2 ही रखा गया है। ऑलराइट, तो ये इन्होंने यहाँ पर वैल्यूज़ दी हुई हैं। ओके, तो हम अब सारे एग्जांपल्स के लिए इन्हीं वैल्यूज़ को कवर करने वाले हैं। अब देखो, रिट्रीविंग डेटा टाइप। अब हमारा, अब एक चीज़ तो देख ली हमने कि वैल्यूज़ और इंडेक्सेस कैसे रिट्रीव किया जाता है। अब हम देखने वाले हैं कि जो नेक्स्ट है, थर्ड जो था वो था डेटा टाइप। तो अब हम देखते हैं कि डेटा टाइप कैसे रिट्रीव किया जाता है। तो डेटा टाइप को रिट्रीव करने के लिए जो एट्रीब्यूट हमारे पास है वो है डी टाइप, और आइटम का साइज़ जो हमारा पूरा टाइप है, मतलब कि जो डेटा टाइप हमने यूज़ किया उस डेटा टाइप का साइज़ क्या है,
तो ये दो चीज़ें हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो चलो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करता है। ये अब बचे हुए जितने हैं ना काफ़ी बेसिक हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो obj2.d टाइप, क्योंकि आपको डेटा टाइप का एट्रीब्यूट पता करना है, तो मैंने obj2.d टाइप लगाया। जैसे ही मैंने obj2.d टाइप लगाया, मतलब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट 2 का डेटा टाइप पता करने की कोशिश करी। तो ऑब्जेक्ट 2 जो था, वो ऑब्जेक्ट 2 को पिछली स्क्रीन पे हम चलकर देखते हैं। ऑब्जेक्ट 2 जो है, उस ऑब्जेक्ट 2 के अंदर यहाँ पर देखो क्या वैल्यूज़ हैं। तो ऑब्जेक्ट 2 के अंदर फ्लोट वैल्यूज़ हैं, तो ऑब्जेक्ट 2 का डेटा टाइप होगा फ्लोट। और ऑब्जेक्ट 3 के अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, तो ऑब्जेक्ट 3 के अंदर भी फ्लोट वैल्यूज़ है। तो दोनों जगह पर फ्लोट डेटा टाइप रिटर्न करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर इसने क्या किया, obj2.d टाइप जब इसने लगाया, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ गया आपको, d टाइप फ्लोट 64। अब आपको पता करना है कि ये obj2 जो है इसका आइटम साइज़ क्या है। तो इसके हर एक आइटम का साइज़ होगा 8 बाइट्स, क्योंकि फ्लोट 64 जो है वो 8 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। जब आपने यहाँ पर obj2 पे देखा कि ये फ्लोट 64 है, तो फ्लोट 64 जो है वो 8 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पर इसने, जब आपने यहाँ पर ये फंक्शन लगाया, तो आप देखोगे कि ये सिंपली आपको बता रहा है कि ये 8 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। ये है डी टाइप और आइटम साइज फंक्शन। डी टाइप फंक्शन क्या करेगा, आपके ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप बताएगा। आइटम साइज फंक्शन क्या करेगा, उस डेटा टाइप का साइज बताएगा। जो भी आपके ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप है, उस डेटा टाइप का साइज बताएगा। ऑलराइट, तो ये इन्होंने यहाँ पर हमको समझाया हुआ है। और तीसरा यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि आप टाइप भी पता कर सकते हो कि ये जो obj2 है ये किस टाइप का डेटा है। तो ये जो obj2 है ये सीरीज डेटा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर इन्होंने देखो जो भी पाइथन की लैंग्वेज में आउटपुट जनरेट करना था, वो इसने यहाँ पर जनरेट कर दिया, python.core.series.series। ये पाइथन जनरेटेड आउटपुट है। ये बस ये बता रहा है कि यहाँ पर आपने पांडास का यूज़ करके एक सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो ये आउटपुट यहाँ पर टाइप फंक्शन यूज़ करता है, टाइप फंक्शन है। और आइटम साइज और डी टाइप क्या है, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अगला देखो, अगला है शेप। अगर आपको ऑब्जेक्ट का शेप पता करना है, तो शेप पता करने के लिए डॉट शेप एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर देखो obj2 डॉट शेप लगाया हमने, और लगाया obj3 डॉट शेप। जब हमने obj2 डॉट शेप लगाया और obj3 डॉट शेप लगाया, तो देखो इसका आउटपुट किस तरीके से जनरेट हुआ। मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ, ये देखो ये हमारा obj2 है, ये हमारा obj3 है। तो obj2 के शेप को समझने की कोशिश करो। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ रोज आ रही हैं, और 1 नंबर ऑफ कॉलम आ रहा है। सॉरी कहाँ चला गया, 4 नंबर ऑफ रोज आ रही है और 1 नंबर ऑफ कॉलम आ रहा है। तो यहाँ पर देखो उसने उसका आउटपुट क्या जनरेट किया, 4 कॉमा और ब्लैंक छोड़ दिया, क्योंकि 1 रहता है तो सिंपली शेप के समय पर ये 4 कॉमा और ब्लैंक ही आउटपुट जनरेट करता है। जब मैंने obj डॉट शेप लगाया 3 पर, तो यहाँ पर इसने 3 कॉमा और ऐसा ब्लैंक आउटपुट जनरेट किया। इसका कहने का मतलब ये है कि 3 विल बी द नंबर ऑफ रोज एंड 1 विल बी द नंबर ऑफ कॉलम। तो ये इन्होंने यहाँ पर हमको इस तरह से आउटपुट जनरेट कर कर बताया है। नेक्स्ट है डायमेंशन कैसे पता करना है। तो डायमेंशन पता करने के लिए इन्होंने एक प्रॉपर्टी बताई है जिसको बोलते हैं एन डिम। तो एन डिम जब हमने लगाया, तो इसने बता दिया कि इसका डायमेंशन क्या है, कितने बाय कितने का है। तो यहाँ पर हमको ये पता चला कि ये दोनों जो हमारा obj3 और obj2 है, वो दोनों के दोनों क्या हैं, वो 1D एरे हैं। जब वो 1D एरे हैं, तो आउटपुट आपका क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो यहाँ पर देखो जब वो 1 डायमेंशनल है, तो यहाँ पर आपका आउटपुट आया है, जब आपने उस पर एंडिम एट्रीब्यूट लगाया तो आउटपुट आया 1। ऑलराइट, अगर आप लोग यहाँ पर साइज एट्रीब्यूट यूज़ करते, तो साइज एट्रीब्यूट यूज़ करते तो देखो आउटपुट क्या आता। साइज एट्रीब्यूट यूज़ करने पर आउटपुट आता 4 फॉर obj2 और 3 फॉर obj3। यहाँ पर साइज और शेप में अंतर है। अगर आप डॉट शेप यूज़ करते हो, तो डॉट शेप यूज़ करने पर वो रो कॉमा कॉलम के फॉर्म में आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, रो कॉमा कॉलम के फॉर्म में आउटपुट जनरेट करेगा। बट अगर आप साइज प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, तो साइज प्रॉपर्टी यूज़ करने पर वो सिंपल कितनी नंबर ऑफ रोज हैं वो आउटपुट जनरेट करेगा। तो ये था यहाँ पर जो इन्होंने साइज और शेप के बारे में बताया है। और सिंपली
अगर आप इसकी नंबर ऑफ बाइट्स कंपेयर करना चाहते हो तो जब आपको पता है कि ओबीजे 2 जो है वो 4 बाइट्स का है, मतलब कि 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें, और ओबीजे 3 जो है उसमें 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दोनों का टाइप है फ्लोट, तो फ्लोट है तो ये 8 बाइट्स का होता है, और यहाँ पर जो था ये भी फ्लोट था, और ये वाला जो फ्लोट था ये भी 8 बाइट्स का होगा, तो 8 बाइट का एक, तो 4 कितने, तो 8 4 ज़ा 32 और 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ पर जब आप n बाइट्स नाम का फंक्शन अप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 32 और 24, क्योंकि एक एलिमेंट कितना साइज ऑक्यूपाई कर रहा है 8 बाइट्स, टोटल कितने हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और 3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 8 से, तो आउटपुट आ जाएगा 32 और 24। ठीक है, और एक और आखिरी यहाँ पर बताया हुआ है, उसको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये जैसे कि एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है obj1 इज इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज फंक्शन, आप देख सकते हो सीरीज फंक्शन के ब्रैकेट में कुछ भी पास नहीं किया, मतलब ये एम्प्टी सीरीज है। जब इस पर आपने प्रॉपर्टी लगाई obj1 डॉट एम्प्टी, तो आउटपुट आया ट्रू, ये ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है, तो आउटपुट आया ट्रू। सिमिलरली जब आपने obj2 और obj3 पे लगाई है प्रॉपर्टी, तो आउटपुट आया फॉल्स, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी इसमें फ्लोट डेटा टाइप की वैल्यूज हैं, तो ये ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आउटपुट जनरेट करता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर इन्होंने बताया है नैन, हैज़ नैन फंक्शन के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो हैज़ नैन फंक्शन ये बताता है कि आपके ऑब्जेक्ट में नैन वैल्यू है या नहीं है। तो अगर मैंने हैज़ नैन फंक्शन obj2 पे लगाया तो आंसर आया फॉल्स, पर obj3 पे लगाया तो आंसर आया ट्रू, क्योंकि उसमें एक np.nan नाम की वैल्यू थी, तो वहाँ पर इसलिए उसने आउटपुट जनरेट कर दिया कि वहाँ पर है एक नैन वैल्यू। सिमिलरली अगर आप लोग देखें यहाँ पर एक और फंक्शन बताया है जिसको बोला है इन्होंने काउंट। जब आप काउंट फंक्शन का यूज़ करते हो तो काउंट फंक्शन बताता है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके प्रोग्राम में हैं। तो काउंट फंक्शन ने बता दिया कि 4 एलिमेंट है obj2 में और 2 एलिमेंट है obj3 में। यहाँ पर उसने नैन वैल्यू को काउंट नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पर ये आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, 2 ही जनरेट कर रहा है। और एक और फंक्शन बताया है जिसके बारे में बोला गया है कि वो होता है लेन फंक्शन। तो लेन फंक्शन क्या करता है, लेन फंक्शन आप लोगों को लेंथ बताता है आपके ऑब्जेक्ट की। तो आपने जब लेन फंक्शन लगाया तो उसने तीनों को काउंट किया, नैन को भी काउंट किया, पर जब आपने काउंट फंक्शन लगाया तो यहाँ पर आउटपुट आया था 2, यहाँ पर आउटपुट आया था 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो था ये नैन वैल्यू को काउंट नहीं कर रहा था और ये नैन वैल्यू को काउंट कर रहा था। ऑलराइट, सो आज के लिए आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। देखो यहाँ पर क्या है, ये जितनी भी चीज़ आज हमने समझी ये आप लोगों को एक बार खुद से पढ़नी पड़ेगी। ऑलराइट, तो ये वीडियो मैं जस्ट क्लास ख़त्म होते से अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग ये वीडियो को एक बार गो थ्रू करना और एक बार और समझ के देखना। स्टिल इफ़ यू फेस सम डाउट्स तो हम कल जो भी क्लास हमारी स्टार्ट होगी उसमें पहले हम डाउट्स क्लियर करेंगे और डाउट्स क्लियर करने के बाद हमारे आगे वाले पार्ट पे बढ़ेंगे। बट उससे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग क्या करें, एक बार ये जो वीडियो अभी ग्रुप पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल का लिंक आपको दे दूँगा, वहाँ पर आप लोगों को ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग एक बार ये वीडियो को पहले ज़रूर से देखें, एक बार समझने की कोशिश करें, एंड देन if you still face some doubts so I will clear those to you.